डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी वितान भाग 2 में वर्णित बड़ी ही प्रसिद्ध रचना जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव हैं। रचना का नाम है जूझ। इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों पर आज की क्लास में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए अभ्यास से संबंधित प्रश्न और उत्तर की परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। अभ्यास से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिताजी की जो शर्तें मानी थी उनका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता। वह ढोर चराने भी जाता। उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सौंदलेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की लालसा, वचनबद्धता, आत्मविश्वासी एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस कहानी में जूझ शीर्षक के माध्यम से उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर किया गया है। और अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ का आशय होता है जो उसके विषय में छोटी से छोटी बातें जानता हो, उसे मर्मज्ञ कहते हैं। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते तथा लयबद्ध छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास अगर पैदा हुआ तो उसका ध्येय मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर को दिया जा सकता है। और आपका तीसरा प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो इसका उत्तर आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं कि मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता व कवि थे। सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। पहले वे एक आध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। देखिए, अध्यापक जैसा हाव भाव करता है, जैसे अपने विचारों को, अपनी मीठी वाणी को व्यक्त करता है, वही देखकर कक्षा के अन्य बच्चे भी उसी प्रकार का अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर यहाँ आनंदा के ऊपर अगर किसी का प्रभाव पड़ा तो मास्टर सौंदलगेकर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। उनसे ही प्रभावित होकर उसने कविताएं रचना प्रारंभ कर दिया था। और आपका चौथा प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। इसका उत्तर है, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। आपने कहानी पूरी पढ़ी है तो आपको स्मरण होगा कि उस कहानी में यह भी बताया गया है, उस आनंदा ने अपने जीवन के उन अंशों को बताया है, व्यक्त किया है, जिसमें वह मास्टर से प्रभावित होकर वह अपने घर के कामों में जब भी लीन रहता था तो उसी समय अपने उस कविताओं को भी पढ़ता रहता था, उसे गुनगुनाता रहता था, जिसके कारण उसकी रुचि और अधिक बढ़ती जाती थी।
और कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वह अकेलेपन में कविता गाता, अभिनय व नृत्य करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह जब सबके साथ होता है तो उसे भी अपनी कविताओं को मुक्त रूप में गाने में समस्या उत्पन्न होती है, किंतु जब वह अकेला रहता है तो खुलकर लयबद्ध के साथ अपनी कविताओं को गाता है। इस प्रकार उसे अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह स्वच्छंद भाव से अपनी कविताओं को लिख सकता था, गा सकता था, पढ़ सकता था। और आपका 5वां प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ता जी को जब पता चलता है लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है? बेटे और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं हैं तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी वे आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न से संबंधित आपका 6वां और अंतिम प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। इसका उत्तर यह है कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा वे लोग न लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते, उल्टा माँ बेटे की पिटाई कर देते, लेखक को खेती में झोंक देते। इस प्रकार दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए उन माँ बेटों को झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।